नमस्कार। हमारे कई व्यूअर्स ने ये रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 पर एक एजुकेशन प्रोग्राम के लिए एक वीडियो बनाऊं। वो जानना चाहते हैं जो गवर्नमेंट की वेरियस गाइडलाइंस है, सर्कुलर्स हैं, स्पेशली जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को वो कह रहे हैं कि वर्कमैन को पैसे दिए जाएं बिना कट किए हुए ड्यूरिंग दी लॉकडाउन, उसका लीगल स्टैंडिंग क्या है। मैं इस बात की चर्चा के लिए आपको पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 समझना पड़ेगा। उससे पहले 2005 से पहले क्या सिचुएशन थी। कोई आंधी आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, डैम टूट गया, रोड एक्सीडेंट हो गए, रेल एक्सीडेंट हो गए, सुनामी आ गई। हमारे पास कोई तैयारी नहीं होती थी। हम एक रिएक्शन बेस्ड पर एक रिलीफ चलाते थे और तब तक से बहुत नुकसान हो जाता था। हमारे समय रहते हुए गवर्नमेंट ने इस एटीट्यूड को बदला। रिएक्टिव रिलीफ कंसेंट्रेड रिएक्टिव अप्रोच से हम प्रिपेयर्डनेस ओरिएंटेड प्रोएक्टिव एटीट्यूड किया। हम तैयारी रखेंगे, हम मान कर चलेंगे कि ऐसी घटना आ सकती है समय पर। तो हमारे ऑब्जेक्ट जो है इस एक्ट के 3 है। नंबर 1, टू प्लान करना, कोऑर्डिनेट करना और इम्प्लीमेंट करना ऑल मेजर्स के लिए। किस लिए? कि कोई भी डिजास्टर न हो, पहले प्रिवेंशन हो, उसका वो हो जाए तो मिनिमाइज हो, उसको ओवरकम कर सकें, उसको स्टॉप कर सकें। और इसका दायरा जो होगा वो रेस्क्यू से रिलीफ तक होगा। इस ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए इस एक्ट में कुछ अथॉरिटीज का निर्माण किया गया है ताकि वो इसके ऑब्जेक्ट को डिसाइड कर सके, फैसले ले सके। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज है जो बनाई गई है फैसले लेने के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत 3 अथॉरिटीज है और 3 स्टेज पर है। 1 इज द नेशनल लेवल, 2nd इज द स्टेट लेवल एंड 3rd इज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल लेवल पे जो है वो हमारे प्रधानमंत्री, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, साथ में 9 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट वो हेड होंगे, उनके साथ 8 मेंबर्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी उसमें वहाँ के जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे वो हेड होंगे, साथ में इलेक्टेड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो भी एरिया के होंगे वो उसके अथॉरिटी में वाइस चेयरमैन होंगे। अब जो है ये जो अथॉरिटी काम करती है उसके लिए एग्जीक्यूटिव कमिटीज बनी हुई हैं, उसी ढंग से जैसे नेशनल हैं, स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अभी जो कोविड-19 है ये एग्जीक्यूटिव कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम के तहत जो है ये काम चल रहा है। इसके बाद एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तैयारी है जो फोर फ्रंट पर जाके तैयारी करते हैं। इस फोर्स में स्पेशलिस्ट होते हैं। ये स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए इस कानून के तहत एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्डिंग करेगा। कितने हमारे पास स्पेशलिस्ट होने चाहिए इसका असेसमेंट करेगा, उनको ट्रेन करेगा और बनाएगा। अब हम आएंगे संक्षेप में जानने के लिए कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटीज क्या है। अगर ब्रीफ में बताया जाए इन तीनों के पावर्स करीब करीब मिलते जुलते हैं और अपने लेवल पे नेशनल प्लान, नेशनल अथॉरिटी नेशनल प्लान बनाएगी, स्टेट लेवल पे स्टेट प्लान बनाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट बनाएगी और ये सब ले डाउन करेंगी अपने अपनी पॉलिसी एरिया पे और वेरियस अपने अपने मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को अपना प्लान भेजेगी, उनको कहेगी कि आप भी तैयारी करें। उन्हीं प्लान के मुताबिक जो उनकी योजना पड़ेगी वेरियस डिपार्टमेंट की वो उसको अप्रूव करेंगे। ये अथॉरिटीज समय समय पे जो जरूरत होंगी वो गाइडलाइन निकालेंगी वेरियस मिनिस्ट्रीज को, लेबर को, पब्लिक के लिए और उनको कोऑर्डिनेट करेगी, इन्फोर्स करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी। इन डिजास्टर मैनेज करने के लिए जो भी रिसोर्सेज फंड की जरूरत पड़ेगी, एलोकेशंस की, उसका इंतजाम करना इन अथॉरिटी की ही जिम्मेदारी होगी। और भी कोई ऐसे मेजर्स हैं जो कानून साइलेंट हैं उसके बारे में सारे फैसले ये अथॉरिटी लेगी। अब पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या है जो मदद करती है। पहला वर्ड है उसमें सब्जेक्ट टू दिस एक्ट।
जो इस एक्ट में प्रोविजंस है, जो इसका पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, उसके तहत अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी कानून को बना सकती है और किसी भी कानून में अमेंड कर सकती है, चाहे वो कोई रूल हो, चाहे रेगुलेशंस हो, चाहे नोटिफिकेशन हो, गाइडलाइन हो, इंस्ट्रक्शंस है, ऑर्डर है, कोई स्कीम निकालनी हो, बाय लॉज करना हो। इन्हें एक पावर्स और है, पावर ऑफ रिक्विजिशन ऑफ द रिसोर्सेज। उसमें कोई मैन पावर भी आ सकता है, कोई मटेरियल भी हो सकता है, कोई प्रीमिसेस भी हो सकती है, कोई सर्विसेज भी हो सकती है, कोई व्हीकल की जरूरत पड़ेगी तो भी हो सकता है। आपको यहाँ तक पावर्स है, अगर कोई बिल्डिंग में कोई रह भी रहा है, ऑक्यूपेशन से खाली करवा के उससे प्रीमिसेस ले सकती है और उसे जाकर किसी दूसरे प्रीमिसेस में रहना पड़ेगा। किसी के पास में कोई मटेरियल है वो मना नहीं कर सकेगा। इनकी अथॉरिटी जो भी है उनको पेमेंट ऑफ कंपनसेशन करेगा। मान लिया जाए एक मुसीबत और डिजास्टर को फेस करने के लिए एक बिल्डिंग की जरूरत है जिसमें ऑक्यूपाइड हैं लोग, तो उन्हें खाली कराया जाएगा। जो ऑनर्स हैं, जो उसके मालिक हैं, जो भी लॉफुल पोजीशन में हैं, उनको कंपनसेशन मिलेगा, उनको रेंट का कंपनसेशन मिलेगा। यहाँ तक नहीं, उनको खाली करके कहीं दूसरी जगह जाना है, जाने का खर्चा और वहाँ रहने का जो खर्चा होगा उसका भी रेंट देगी। इसमें एक डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, समझना पड़ेगा कि अगर आपको कंपनसेशन मिलता है, गवर्नमेंट ऑफर करती है, आपसे मटेरियल लिया है, आपका मैन पावर यूज किया है, आपकी सर्विसेज ली है और उसमें कोई डिस्प्यूट है, तो कोर्ट को कोई पावर नहीं होगा इंटरफेयर करने के लिए। आप अपना रिप्रेजेंटेशन एक कंसर्न अथॉरिटी को दे सकते हैं, वो कंसीडर करके उसको मानकर आपका कंपनसेशन इंक्रीज भी कर सकती है, नहीं भी मान सकती है। अगर डिस्प्यूट परसिस्ट करेगा, आप रिजिड रहेंगे, तो उसका निदान एक बाय वे ऑफ आर्बिट्रेशन होगा। हाँ, सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पावर्स है इसके इंटरफेयर करने के लिए, बाकी किसी भी अदालत को नहीं है। आप देखिएगा एक प्रोविजंस इसमें और है 72, जिसमें कहता है कि ये ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। 71 72 है, ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। इस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो भी प्रोविजंस होंगे, कानून होंगे, वो दूसरे कानून के ऊपर राज करेंगे। तो ओवरराइडिंग इफेक्ट समझने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस का सहारा ले सकते हैं। ऐसे प्रोविजंस कुछ और भी कानून में लिखे हुए हैं। तो कुछ रूलिंग्स है, मैं पढ़ रहा हूं, वो 3 रूलिंग्स हैं। पहला केस है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड वर्सेस इसार पावर लिमिटेड, ये 2008 का केस है। दूसरा है होचेस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इन 1983 का केस है। तीसरा है करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 का केस है। इसमें जो ओवरराइडिंग इफेक्ट का क्राइटेरिया इसने 3 बताई है। नंबर 1, दे शुड बी क्लियर एंड डायरेक्ट इनकंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकंसाइल दी बोथ। एंड तीसरा जो है, दोनों में डायरेक्ट कलूजन होना चाहिए। तो मटेरियल टेस्ट जो है इनकंसिस्टेंस का ये है, इफ यू ओबे द वन लॉ द अदर इज वायलेटेड। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस ओवरराइड करेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। इसे एक राइट है प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज का। अब गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेज के अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स ले डाउन किए होंगे, टेंडर्स इनवाइट करना होगा, प्रोसीजर, लेकिन यहाँ इमरजेंसी है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ने, अथॉरिटी ने एक अलग से ले डाउन रूल्स किया होगा। अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट है तो डिजास्टर मैनेजमेंट का फॉलो होगा। इसी ढंग से कोई प्रीमिसेस लेना है, आप गवर्नमेंट भी कोई प्रीमिसेस लेती है किराए पे, उसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, इसके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, रूल्स ले डाउन है। जैसे कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट हो गई तो मेडिसिन को ये अपने रूल्स ले डाउन करेंगे, कहाँ से मेडिसिन लेंगे, कैसे रखेंगे। नहीं,
ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में नहीं कि ड्रग इंस्पेक्टर जाएगा, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने स्कूल में कैसे स्टोर कर रखा है, आप दिखाइए, यहाँ तो प्रोविजन का वायलेट है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के होंगे। उसी ढंग से मान लिया जाए कोई प्रोडक्शन है, अभी सैनिटाइजर्स की बहुत ज़रूरत है, दिन रात बनाने का है, अगर वर्कर्स से कोई कंपनी लेती है, उनको 12-12 घंटे काम लेती है, तो लेबर लॉज की रिक्वायरमेंट है 8 घंटे काम करना है, और उन्होंने अपने नियम बनाकर दिए होंगे, तो वो जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के ही रूल्स करेंगे। उसी ढंग से एक ऑफिसर जो ड्यूटी पर गवर्नमेंट के हैं, उनके सर्विस रूल्स हैं, 10 बजे से 6 बजे तक का काम करना है। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर कोई इंस्ट्रक्शंस आ गया और 6 बजे आ गया तो वो घर नहीं जा सकेगा, वो 12 बजे रात तक काम करना हो उसे पूरा करना पड़ेगा। घर पर चला गया हो, घर से आना पड़ेगा उसको। इसके जो भी सर्विस रूल्स, कंडीशंस, टर्म्स, गाइडलाइन होगी वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो इस कानून में ऑफेंस माना गया है, उस पर पिनल प्रोविजंस हैं। ये आप समझिए कि आपकी सज़ा क्या हो सकती है। अगर आप लाल बत्ती ट्रैफिक मालूम है नहीं जंप करना है और आपने जंप करने की कोशिश की, तो आपको मालूम है मेरे 500 रुपया फाइन होंगे, तो आप 500 रुपये के हकदार हैं। तो आप समझिए इसमें क्या क्या कानून है, क्या क्या ऑफेंस है। पहला जो ऑफेंस है वो सेक्शन 51 में है। मैं सेक्शंस कोट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं एक लेमेंस लैंग्वेज में कानून का एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूं, ताकि आप कानून को समझ सके और कानून की अपनी अंडरस्टैंडिंग कर सके, ताकि आपको कुछ समझने में, कोई डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। नंबर 1, पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिफ्यूजल ऑफ एनी डायरेक्शन। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स या कोई मैन जो अथॉरिटी के तहत कोई काम करना जा रहा हो, ड्यूटी पर है और आप उसे ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं, कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हैं या उसके कोई डायरेक्शंस नहीं मानते हैं, तो आपके लिए सज़ा है 1 ईयर की या फाइन की या दोनों की। लेकिन ये सज़ा बढ़ के 2 साल हो सकती है अगर ये लॉस ऑफ लाइफ हो गई हो या लाइफ को इंडेंजर क्रिएट किया गया हो, तो कोर्ट आपको 2 साल तक की सज़ा दे सकती है। दूसरा ऑफेंस है पनिशमेंट फॉर मेकिंग फॉल्स क्लेम्स, क्योंकि जब डिजास्टर होगा तो रिलीफ फंड भी चलेगा। तो किसी ने अगर रिलीफ या बेनिफिट इस एक्ट के तहत कोई फॉल्स क्लेम करके लेना चाहेंगे तो उनके लिए 2 साल की सजा है और फाइन है। तीसरा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एंड मटेरियल है। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या कोई मैन पावर है, चाहे एनजीओ है, वो अगर उन्हें दिया गया है, कोई ड्यूटी टैक्स किया गया है जो मटेरियल्स एंड मनी में है, और उन्होंने कोई उसका मिसअप्रोप्रिएट किया है, तो 2 साल की सज़ा प्लस फाइन। ऐसा प्रोविज़न बहुत अच्छा है, बाकी स्कीम में भी होने चाहिए। चौथा जो है, फोर्थ जो है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स वार्निंग। इस व्हाट्सएप पे जैसे आप गफलत डालते थे, डिजास्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें करते थे, जो फॉल्स है, जो पैनिक है, या किसी वे में भी, ऐसे लोगों को 1 ईयर की सज़ा प्लस फाइन है। आप ट्रुथ और सच्चाई लिख सकते हैं, मगर फॉल्स होने पे आपको ये सज़ा भुगतनी पड़ेगी, आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है। अब सेक्शन एक ऑफेंस गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए भी है। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कोई डायरेक्शन मिलती है, कोई इंस्ट्रक्शंस मिलता है ऊपर से, वो ड्यूटी बाउंड है विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम उसको टॉप प्रायोरिटी पे उसको एग्जीक्यूट करना। अगर ऐसा नहीं होता है तो डिपार्टमेंट का जो एचओडी होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, वो जिम्मेदार होगा, और उसके साथ वो सभी ऑफिसर जिम्मेदार होंगे जो लापरवाह रहे हैं, जो उन्होंने काम नहीं किया है। एक ऑफेंस और है कि अगर पेनल्टी फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर रिगार्डिंग रिक्विजिशन, चूंकि अथॉरिटी को पावर है कोई भी मटेरियल रिक्विजिशन करने का, और किसी गोडाउन में 1000 बोरी रखी है चावल के, उन्हें ज़रूरत है, भूखे को रोटी खिलाना है, तो वो अथॉरिटी उस पर बोल सकती है ये हमने खरीद लिया है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगर डिसोबे करके अगर किसी ने भी उसको माल को बेच दिया और उसके लिए पेनल्टी 57 में है, इसका पनिशमेंट 1 ईयर और फाइन या बोथ है।
ये ऑफेंस अगर कोई कंपनी करती है तो कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर, इंचार्ज हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके साथ वो सभी ऑफिसर जो डिसोबे करने में कंपनी को हेल्प किए हैं, वो उन सबों पे 58 में सजा होगी। अब जो ये गाइडलाइन आई है जिसके बारे में आप समझना चाहते हैं, पेमेंट टू वर्कर्स फॉर द लॉकडाउन, ये डिपेंड करेगा ये गवर्नमेंट का डायरेक्शन है या एडवाइजरी है। इस बात का निर्णय कोर्ट लेगी कि ये डायरेक्शन है या एडवाइजरी है, क्योंकि डायरेक्शन एंड एडवाइजरी में अंतर है। सेक्शन 51 में मैंने अभी पढ़ा था, आपको बताया कि डिसओबीडियंस अगर आप करते हैं ऑफ ए डायरेक्शन, ऑफ ए एडवाइस नहीं है उसमें। अगर एडवाइजरी है तब उसका कोई पिनल नहीं है, अगर डायरेक्शन है तो आपके ऊपर सेक्शन 51 का ऑफेंस बनेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का हर डायरेक्शन मान्य है और सबों को मानना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास भी आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एडवाइस देती है। गवर्नमेंट थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी भी मुद्दे पर एडवाइस ले सकती है और सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस देती है। गवर्नमेंट माने या ना माने उस पर कोई पीनल कंसीक्वेंस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देती है तो डिसओबीडियंस पर सीरियस कंसीक्वेंस है। ये अंतर है डायरेक्शन से उसका। तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि हमारा मोटो जो है इस वीडियो का या पहली वीडियो का, कोई डिसओबीडियंस इंड्यूस नहीं करना है कि आप गवर्नमेंट का सर्कुलर या गाइडलाइन नहीं माने, आप पेमेंट करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, निमन करूंगा कि इसके आप, मेरा ये पर्पस था कि आप अपने लीगल राइट को समझे। अगर आप पेमेंट कर भी देते हैं तो जो वर्कमैन है, इंश्योर्ड है ESI के तहत, आप उससे पैसे ले पाएंगे, ऐसा मेरा सुझाव था। गवर्नमेंट भी आगे बढ़ के कुछ कर सकती थी और गवर्नमेंट कर रही है, उसके नोटिस में है और गवर्नमेंट कर भी रही है। मैंने भी सैलरी दी अपने सभी स्टाफ को, आप भी दीजिए। और लॉ की लड़ाई नहीं जीतनी है अपने को कोरोना की लड़ाई जीतनी है। अभी कोरोना को हराना है, देश में क्राइसिस है और अपने को स्ट्रेस लेवल जो एम्प्लॉयर्स का है उसका गवर्नमेंट जानती है, स्ट्रेस लेवल एम्प्लॉयज का भी है, पुअर वर्कर्स का भी है, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है आपको खड़ा करने के लिए। अगर आप इतने स्ट्रेस में हैं रिसोर्सेज होते हुए भी, उनका स्ट्रेस समझ लीजिए कितना होगा। अगर उन्होंने अपने स्ट्रेस में कोई अनवाइज स्टेप उठा लिया तो हम अपनी लड़ाई में कैसे जीत पाएंगे। इसलिए आगे बढ़कर बताना है। एक बात बता दूं, जब ये मुद्दा कोर्ट में जाएगा, इसका इंटरप्रिटेशन होगा तो कोर्ट इसको पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से देखेगी। जब ये कानून बना था 2005 में तो गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा था कि ऐसा दिन आएगा कि रेलवेज बंद हो जाएगी, एयरलाइंस बंद हो जाएगी, हमको सबको घर में रहना पड़ेगा, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, मॉल्स बंद हो जाएंगे, पिक्चर हॉल बंद हो जाएगी, सारा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, इवन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बंद हो जाएंगे, एक्सट्रीम इमरजेंसी केसेस की सुनवाई होगी, ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बंद हो जाएंगे। ये सिचुएशंस नहीं थी। अगर होता तो गवर्नमेंट इसमें बहुत ही कड़ा प्रोविजन बनाती, अगर नहीं बनाया है तो इसका वे आउट निकालेगी। मैं आपको बताता हूं आपको सैलरी क्यों पे करनी चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह की बात को याद रखिएगा। वो जानते थे वो गलत थे और उन्होंने हमेशा कहा कि मैं वचनबद्ध हूं, इसलिए कौरवों का साथ दिया। लेकिन अंतिम समय में जब वो सैया पर लेटे थे, अपने मृत्यु सैया पर लेटे थे, अर्जुन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा जाओ उनसे सीख लो कि जिंदगी का क्या सीख है। उन्होंने कहा बेटा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अपने वचन तोड़ देने चाहिए। मैं आपको कहता हूं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कानून क्या कहता है, आपके फेवर में है और नहीं फेवर में है, इसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए, इसका राइट समय नहीं है। और इसलिए आपको पब्लिक इंटरेस्ट में देखते हुए एक नेशन एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, आपको पेमेंट करना चाहिए। आप उन मजदूरों का सोचिए जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो इतने स्ट्रेस लेवल पे हैं, हमारे किचन भरे हुए हैं, हमारे पास में कुछ रिसोर्सेज हैं
और उनके पास नहीं है, अगर कोई हादसा हो गया, कोई गलत स्टेप उठा लिए तो क्या जिम्मेदारी होगी, गवर्नमेंट कैसे लड़ पाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप गवर्नमेंट का साथ दीजिए। उनके सर्कुलर, नोटिफिकेशन, एडवाइस विदाउट अंडरस्टैंडिंग उसका लीगल इंप्लीकेशन क्या है क्या नहीं है, आप वर्कमैन की सैलरी दीजिए। आप ईएसआई से कैसे पैसे ले पाएंगे, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा। आप इसकी चिंता ना करें और इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, औरों को प्रेरित कीजिए, शेयर कीजिए। हमें एक लीगली कंप्लायंट सोसाइटी डेवलप करना है, तो आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक्ट जो है बहुत बड़ी इसमें योगदान कर सकता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे हौसले बढ़ाने के लिए आप लाइक जरूर करें। आपने बहुत ध्यान से अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत